नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता लेकर आए हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसका समय था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और इसके अन्य नाम थे जैसे सरस्वती घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कपासी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। इतने नामों से इसे जानते हैं। आगे चलते हैं। हड़प्पा को खोजने का प्रथम प्रयास जो किया वह 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन ने किया। वह पंजाब व सिंध के क्षेत्रों से होकर गुजर रहा था। तभी उसका ध्यान हड़प्पा के खंडहरों की तरफ गया और उसने हड़प्पा के अवशेषों को ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, जो कि लंदन में है, वहाँ पर उसने उसको भेजा, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर अगले क्रम में भारत में रेलवे के विकास की यात्रा स्वर्णिम अध्याय जो कि 1853 ईस्वी से शुरू हुआ, जब भारत की पहली ट्रेन जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, जिसे 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। इसी क्रम में 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक 130 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाते समय रेलवे के दो ठेकेदार, जिनका नाम था जॉन विलियम और दूसरे का नाम था जॉन ब्रंटन, ने हड़प्पा के खंडहरों के ईंटों का प्रयोग पटरियाँ बिछाने में किया और बाद में इन ईंटों को ब्रिटिश आर्कियोलॉजी सोसाइटी में भेज दिया। और कनिंघम ने एक सामान्य सर्वेक्षण के बाद बताया कि यह सभ्यता 1000 वर्ष पुरानी है। और अंततः 1921 ईस्वी में भारत के दयाराम साहनी ने इसका विस्तृत उत्खनन करवाया और बताया कि यह सभ्यता 5000 ईसा पूर्व 5000 वर्ष पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो क्या क्या इसके तथ्य हैं? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में था, जो कि भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में इसका विस्तार था। जैसे ये भारत का यहाँ पर नक्शा बना दे रहे हैं हल्का सा, और ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान इधर और अफ़गानिस्तान इधर, ये 3 देशों में इसका फैलाव था। और जिनकी संख्या लगभग 1403 थी, जिसमें 920 जो स्थल थे वो भारत में पाए गए, 920 स्थल भारत में, और 481 स्थल जो हैं ये पाकिस्तान में, 481 स्थल पाकिस्तान में पाए गए। इसके अलावा दो स्थल यहाँ अफ़गानिस्तान में पाए गए, जिसका नाम था अफ़गानिस्तान में सुतुरगुई और मुंडीगाप। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए वह 175 स्थल था, और वह सरस्वती नदी के
किनारे मिला था, जो कि सिंधु नदी के स्थित स्थलों की संख्या, जबकि सरस्वती नदी के किनारे 175 स्थल मिले, जबकि सिंधु नदी के किनारे 86 स्थल मिले। पिग्गट महोदय ने इस विस्तृत साम्राज्य को 2 जुड़वा राजधानियां बताया। यह पूछा जाता है कि 2 जुड़वा राजधानियां किस विद्वान ने कहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिग्गट महोदय ने, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। जबकि तीसरी राजधानी थी कालीबंगा के रूप में पहचान की गई है। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार आकार में थी, ऐसे त्रिभुज के आकार की। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा खुदाई जो हुई थी वह गुजरात, यानी ये भारत, जैसे भारत का नक्शा बना दे रहे हैं अभी, ये भारत का नक्शा हो गया। और सबसे ज़्यादा खुदाई जो हुई थी यहाँ गुजरात में हुई थी। जबकि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सबसे पहला स्थल जो था वह रोपड़, यानी ये पंजाब यहाँ है, और यहाँ से रोपड़ में सबसे पहला स्थान खोजा गया था। इसके अलावा जो इसका विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का, वो उत्तर में इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर तक था, जो कि मांडा स्थान है और चिनाब नदी के किनारे इसका था। और दक्षिण में जो था यह महाराष्ट्र के दायमाबाद प्रांत में, और ये प्रवरा नदी के तट तक इसका विस्तार था। और पूरब में आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह यहाँ की सबसे पूर्वी सीमा हिंडन नदी थी। और पश्चिम में जो था उसका नाम था चुतकांगे डोर, जो कि पाकिस्तान में स्थित थी, और वह दास्क नदी के किनारे तक फैला था। और इसकी तिथि के निर्धारण में अनेक विद्वानों ने अपना मत दिया है। तो देखते हैं, पहला जो माधव स्वरूप वत्स हैं, इन्होंने तिथि का निर्धारण करते हुए 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के काल का निर्धारण किया है। और मार्शल महोदय ने जो बताया है वह 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक बताया है। इसके अलावा व्हीलर महोदय ने कहा है कि इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक था। और NCERT के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक इसका समय था। और इसके अलावा DP अग्रवाल और रेडियो कार्बन के अनुसार 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका निर्धारण था। जबकि अर्नेस्ट और मैके महोदय ने बताया है कि इसका समय जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक था। और सिंध सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंध सभ्यता के निर्माता जो थे वह आर्य लोग थे। आर्य लक्षण स्वरूप द्रविड़ जो थे वह राखाल दास बनर्जी बताते हैं कि वह द्रविड़ थे। और जबकि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय बताते हैं कि वह लोग सुमेरिया के थे। ये लक्ष्मण स्वरूप है। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियां थी। तो नंबर 1 जैसे है प्रोटो आर्क्टेलाइड, नंबर 2 मंगोलाइड, और नंबर 3 भूमध्य सागरी, और नंबर 4 अल्पाइन।
ये 4 प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता में थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, तो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में स्थलों का जाल बिछा हुआ था, जिसे ग्रिड पद्धति कहते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण या लंबवत पर काटती थीं, यानी जो सड़क थी ऐसे समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं, परंतु बनावली इसका अपवाद था, क्योंकि यहाँ की सड़कें जो थी वह एक दूसरे को आड़ी या तिरछी रेखा में काटती थीं, यानी ऐसे ऐसे काटती थीं, आड़ी या तिरछी रेखा में काटती थीं। सड़कों से सटी हुई नालियाँ थीं, जो सड़क ये बनी हुई थी और यहाँ से बगल से नाली बनी हुई थी, जो पक्की ईंटों से, ये जो नालियाँ बनी थी वह पक्की ईंटों से बनी हुई थी, और ईंटों का अनुपात जो था वह 4:2:1 का था। हड़प्पा सभ्यता दो आपस मिलकर जिसे समकोण पर काटती थी। हड़प्पा नगर 2 भागों में बटा था, एक पश्चिमी भाग था और दूसरा पूर्वी भाग, जिसमें आम जनता निवास करती थी वह पूर्वी भाग था, यानी ये पूर्वी भाग में यहाँ आम जनता निवास करती थी, और जो पश्चिमी भाग था वहाँ पर पुरोहित रहते थे। जिसमें कालीबंगा एक ऐसा नगर था जिसके दोनों भाग दुर्गीकृत थे। जो ये कालीबंगा थी, ये दोनों भाग दुर्गीकृत यानी दुर्ग से, रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इसमें अमीर लोग रहते थे, जबकि चौंदड़ो एक ऐसा नगर था जिसका कोई भाग दुर्गीकृत नहीं था, यानी एक जो चौंदड़ो यहाँ नगर था उसके चारों तरफ दुर्गीकृत नहीं बनाए गए थे। धवलावीरा एक ऐसा नगर था जहाँ पूर्वी पश्चिमी भाग के साथ साथ मध्यम भाग भी पाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के प्रायः मकान 2 मंजिला हुआ करते थे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के मकान थे ऐसे बने हुए थे, वो एक मंजिला यहाँ हो गया और दूसरा मंजिला यहाँ पर ऐसे बने हुए थे, और जो कि यह पक्की ईंटों से बने हुए थे, जिसमें स्नानागार इसमें हुआ करता था। इसके अलावा अन्नागार जो कि अन्न रखने के लिए बनाया गया था, और रसोई घर भी होता था जिसमें लोग खाना बनाते थे। किंतु कालीबंगा इसका अपवाद था। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से कालीबंगा जो स्थान था वह कच्ची ईंटों से बनाया गया था। ईंटें, लेकिन वहाँ की जो ईंटें थी वह अलंकृत थीं, यानी इस पर चित्रकारियाँ की गई थीं। सभी के दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे, किंतु लोथल इसका अपवाद था, यानी जो वहाँ पर मकान बने हुए थे सभी की जो दरवाजे खुलते थे वो सड़क की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल इसका अपवाद था। लोथल की सड़क की तरफ न खुलकर वह गलियों में खुलता था। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, तो स्थल इसके देखते हैं। जैसे पहला स्थल आपका है हड़प्पा। तो हड़प्पा का उत्खनन कार्य जो कराया था वह दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल इसके निर्देशक थे। और इसके अलावा माधव स्वरूप वत्स जो को 1933 से 1934 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया था। इसके अलावा मार्टिन व्हीलर हैं जो कि 1946 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। और इसका विस्तार जो था, स्थिति यह पाकिस्तान प्रांत के
पंजाब के मांटगोमरी जो कि साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं तो कब्रिस्तान R37, सवाधान यक्ष, मातृ देवी की प्रतिमा, पुरुष देवता का प्रमाण, कांसे की इक्का गाड़ी, अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरा, श्रमिक आवास, शंख का बैल, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र। इसके अलावा श्रृंगार की सामग्री, 12 कमरे वाला अन्नागार, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। इतने हड़प्पा सभ्यता से खुदाई के दौरान मिले थे। अब दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो इसका मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या भूतों का टीला या प्रेतों का टीला। जो भी आए प्रश्न, सब एक ही नाम इसका है। और इसके उत्खननकर्ता जो थे वह राखाल दास बनर्जी, जो कि 1922 ईस्वी में इसका किए थे। इसका उत्खनन कार्य कराया था और मार्शल के निर्देशन में यह कार्य हुआ था। और इसकी स्थिति थी, यानी यह स्थान जो मोहनजोदड़ो था, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले के सिंध नदी के बाएं तट पर भी यह स्थित था। और यहाँ से कौन कौन से चीज़ पाए गए हैं तो जैसे नंबर 1 है अफनानागार, यहाँ से मिला है। और मार्शल ने इसको क्या कहा है तो मार्शल ने इसको कहा है विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। इस स्नानागार की उत्तर से दक्षिण में लंबाई 55 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 33 मीटर थी। यानी जो एक स्नानागार यहाँ से बना हुआ था नहाने के लिए, और इसकी जो उत्तर से दक्षिण यानी ये वाली लंबाई थी वह 55 मीटर थी, और दूसरी जो इधर से थी वह 33 मीटर थी। और इसके अलावा बृहत स्नानागार, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। इसकी लंबाई 45.72 मीटर तथा चौड़ाई 22.86 मीटर थी। और यहाँ से मोहनजोदड़ो से जो मिले थे, यहाँ पुरोहित के आवास मिले थे, सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, हाथी का कपाल खंड मिला था, घोड़े का दांत, मलेरिया का प्रमाण, स्वास्तिक चिन्ह, कांसे की नर्तकी की प्रतिमा, स्तूप का प्रमाण, त्रिमुखी योगी की प्रतिमा, गले हुए तांबे का प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। जो मोहनजोदड़ो था सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। यहाँ से त्रिमुखी योगी की प्रतिमा मिली हुई है, जिसके बाएं तरफ गैंडा, भैंसा तथा दाएं तरफ हाथी व बाघ हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप बताया है। यहाँ से गले हुए तांबे के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अब अगला स्थल है चहोंदड़ो। तो इसके खोजकर्ता कौन थे तो इसके खोजकर्ता जो थे ये गोपाल मजूमदार थे, जो कि 1931 में इसका उत्खनन कार्य करवाए थे। और इनके साथ मैके महोदय भी थे। और इसकी स्थिति जो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे स्थित था, जो चहोंदड़ो था। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या चीज़ मिले हैं तो जैसे
मनका मनका यानी मिट्टी का खिलौना, मनका बनाने का कारखाना जिसे हम मिट्टी का खिलौना भी कहते हैं, यहाँ से मिले थे। इसके अलावा झूकर झांकर संस्कृत के प्रमाण मिले हैं। पाइप नुमा नाली, अलंकृत हाथी का प्रमाण, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान, श्रृंगार की सामग्री जैसे लिपस्टिक, छुरा, उस्तरा आदि। एक ऐसी मुद्रा जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछली का अंकन मिला है, यह सब चौहंदड़ों से हमें मिलता है। इसके अलावा अगला स्थल आ जाता है जो है कालीबंगा। तो इसका कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसके खोजकर्ता जो थे अमलानंद घोष, जो कि 1953 में इसका खोज किए थे। इनके साथ बी लाल और के थापर 1961 ईस्वी में कराए थे। और जो यह कालीबंगा स्थित था, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। और यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, जैसे जुते हुए खेत का प्रमाण, सरसों एवं चना के प्रमाण, अग्निकुंड अथवा अग्निवेदिका के प्रमाण, ऊँट के हड्डी के प्रमाण, भूकंप आने के प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं। इसके अलावा घरों के अंदर कुएं का प्रमाण, 3 युगल समाधान, एक बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 छेद मिले हैं अर्थात शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण, सेलखड़ी की मुद्रा यहाँ से मिले हुए हैं। अगला जो है लोथल है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। और इसके खोजकर्ता जो थे ये थे रंगनाथ राव, जो 1935 ईस्वी में इसका खोज का कार्य करवाए थे। और यह स्थित है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। तो भारत का नक्शा ऐसे हो गया। यहाँ है गुजरात में एक नदी है भोगवा, जिसका नाम है भोगवा, उसी के किनारे यह लोथल स्थित था। और यहाँ से कौन कौन से चीज़ों के प्रमाण मिले हैं, तो जैसे गोदीबाड़ा का प्रमाण, मनका यानी मिट्टी का खिलौना, अग्निकुंड का प्रमाण, रंगाई कुंड का प्रमाण, फारस की मुद्रा या मुहर, घोड़े की लघु मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, पक्की ईंटों का तालाब, मृत भांडों पर पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी का उल्लेख, धान चावल धान की भूसी तथा बाजरे का प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है रंगपुर। तो रंगपुर जो था यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में भादर नदी के किनारे स्थित था। और जो रंगपुर से मिले हैं, जैसे चावल का प्रमाण, धान की भूसी, कच्ची ईंटों का प्रमाण और पक्की ईंटों के प्रमाण के साथ साथ बाजरा का भी प्रमाण रंगपुर से मिले हुए हैं। अगला जो स्थान आता है वह है राखीगढ़ी और इसके खोजकर्ता जो हैं सूरजभान हैं, जो कि 1969 ईस्वी में इसका खोज कार्य किया था। और यह जो राखीगढ़ी है यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर राखीगढ़ी स्थित है। भारत का यह सबसे बड़ा स्थल है, जबकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। तो अगला स्थल है धौलावीरा। इसके खोजकर्ता जो थे वह रविंद्र सिंह बिष्ट, जो कि 1990-91 ईस्वी में इसका खोज कार्य किए थे।
और यह धौलावीरा जो है गुजरात की कच्छ खाड़ी में स्थित है। और धौलावीरा से कौन कौन से अवशेष आपको प्राप्त हुए हैं, जैसे गिरा हुआ सूचना पट्ट, स्टेडियम के प्रमाण, जल निकासी की उचित प्रबंध, शैलकृत जलकुंड, हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े आकार वाले 10 चिन्हों वाला लेख, यह सब धौलावीरा से हमें प्राप्त होते हैं। अगला जो स्थल है वह है बनावली। और बनावली के खोजकर्ता जो थे ये रविंद्र सिंह बिष्ट थे, जो कि 1974 ईस्वी में इसका खोज का कार्य किए थे। और ये जो बनावली है यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और बनावली से जो प्राप्त हुए हैं वह है मिट्टी का हल, बढ़िया किस्म का जौ, तांबे का बाड़ाग्र और लाजवर्त मणि तथा मुहरें, ये बनावली से प्राप्त होती हैं। जितने भी स्थल हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, अधिकतर सभी प्रश्न में पूछे जाते हैं पेपर में। और अगला महत्वपूर्ण स्थल है रोपड़। और इसके खोजकर्ता जो हैं यज्ञदत्त शर्मा, जो कि 1953 से लेकर 1956 ईस्वी के बीच इसका उत्खनन कार्य करवाए थे। और रोपड़ जो स्थित है यह पंजाब राज्य के सतलज नदी के किनारे यह स्थान स्थित है। और रोपड़ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो जैसे मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, मृदभांड, तांबे का बाड़ाग्र और सेल खड़ी की मुद्रा हमें रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। अगला जो स्थान आता है वह है सुरकोतदा। तो सुरकोतदा का उत्खनन कार्य जो कराए थे इनका नाम है JP जोशी ने, जो कि 1964 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य करवाए थे। और यहाँ से जो मिले हैं सुरकोतदा से कलश समाधान यानी कब्र। और एक महत्वपूर्ण जो मिला था यह है घोड़े की हड्डी के साक्ष्य। अधिकतर प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डी या अस्थि कहाँ से मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुरकोटदा। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है सूतकांगे डोर। इसके खोजकर्ता जो थे ER लिस्टाइल थे। और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और यहाँ से अवशेष जो मिले हैं जैसे मृदभांड, मिट्टी की चूड़ियाँ, तांबे का वाड़ाग्र, यह सब यहाँ से मिले हुए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है दैमाबाद। यह महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। प्रवरा जो नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी और सारथी युक्त रथ मिला हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है उसका नाम है राना गुंडई। राना गुंडई से हमें जो राना गुंडई स्थित है यह अफगानिस्तान में है। यहाँ से नहरों का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। अगला स्थल है दधेरी। यह पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य के लुधियाना शहर में है। यहाँ से सौंदर्य सभ्यता का उत्तरी स्थल है। यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड और भारत में आर्यों को आने की सूचना प्राप्त होती है दधेरी से। अगला जो स्थल है वह है सनौली, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यहाँ से 125 मानव समाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा, राजस्थान में है। और यहाँ से कालीबंगा से मृण पट्टिकाओं पर एक तरफ दोहरे सींग वाले
देवता का चित्रांकन तथा दूसरी तरफ बकरी का चित्रांकन किया गया है। अगला जो स्थल है वह है आलमगीर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और यह हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीर से हमें मृदभांड और मनके मिले हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर और गिलहरी का अंकन किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है हुलास। हुलास जो है यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ तथा खिलौना गाड़ी मिला है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व की सभ्यताएं। तो हड़प्पा सभ्यता के समय जो भी सभ्यता थी उसको हम देखते हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के समय मिस्र की सभ्यता भी फली फूली थी और मिस्र की सभ्यता यह नील नदी के किनारे स्थित थी। और अगली जो सभ्यता थी वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और जो मेसोपोटामिया थी वह दजला और फरात नदी के किनारे स्थित थी। अगली जो सभ्यता थी उसका नाम है हांगो की सभ्यता, यह पीली नदी के किनारे स्थित थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं। जैसे नंबर 1 सुमेरिया की सभ्यता और नंबर 2 बेबीलोन की सभ्यता। तो विश्व में सर्वप्रथम लिपि का आविष्कार या लेखन शैली का विकास हुआ, वह सुमेरिया सभ्यता की देन मानी जाती है। यानी यहीं से लेखन का कार्य शुरू हुआ। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह थी भाव चित्रात्मक या लिपि थी। यह पेपर में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाव चित्रात्मक। और हड़प्पा कालीन राजनीतिक जीवन कैसा था, तो इसको हम देखते हैं। एल बासम और पिग्गट ने मेसोपोटामिया में मंदिर का आधार मानते हुए कहा कि यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन था, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि यहाँ कोई मंदिर ही नहीं था। और आर्य शर्मा बताते हैं कि यहाँ बड़िक वर्ग का शासन था। हंटर और व्हीलर महोदय कहते हैं कि यहाँ प्रजातंत्री व्यवस्था थी। और हड़प्पा कालीन जो सामाजिक जीवन था, उनका सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यहाँ व्यापारी थे। व्यापारियों के लिए कच्चा माल उगाने वाले कृषक थे तथा कच्चा माल किसानों से लेकर व्यापारी तक पहुँचाने वाले मध्यम मार्ग भी थे। इस काल में अधिकांश मात्रा में नारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह मातृसत्तात्मक समाज था। हड़प्पा सभ्यता के लोग ऊनी और सूती कपड़ा पहनते थे। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु युद्ध, मल्लयुद्ध, शतरंज, पासा, चौपड़, नृत्य और जुआ का खेल खेलकर अपना मनोरंजन करते थे। इस समय समाधान की 3 विधियाँ प्रचलित थीं। जैसे नंबर 1 पूर्ण समाधान। तो पूर्ण समाधान में क्या होता था, इसमें शव को पूर्णतया दफना दिया जाता था, यानी ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। और दूसरा जो था वह आंशिक समाधान था। इसमें शव को पशु तथा पक्षियों को खाने के लिए कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता था, और जब पशु पक्षी इसे खा लेते थे तब इस शव को दफना दिया जाता था, यानी जो हड्डियां बचती थीं उसको ज़मीन के अंदर ऐसे गाड़ दिया जाता था। अगला जो है दाह संस्कार। दाह संस्कार में
शव को जलाकर मिट्टी में गाड़ दिए जाते हैं। यानी जैसे अब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को जलाकर मिट्टी में दबा दिया जाता था है। और इनका आर्थिक जीवन कैसा था? तो हड़प्पा वासियों का आर्थिक जीवन जो था उसका आधार व्यापार एवं वाणिज्य था। इसके अलावा व्यवसाय, कृषि एवं पशुपालन का भी काम किया करते थे। हड़प्पावासी मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, कपास, उड़द, चना, सरसों, खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि की खेती किया करते थे। इसके अलावा हड़प्पावासी गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बकरी, भेड़, सुअर, गैंडा, ऊँट आदि जानवरों को भी पालते थे। इसके अलावा ये लोग आंतरिक एवं बाह्य व्यापार भी किया करते थे। जैसे जल व थल मार्गों से इनका व्यापार होता था। और इनका विदेशी व्यापार जैसे ईरान के साथ, इराक के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और मिस्र के साथ इनका व्यापार होता था। और यह व्यापार मेलुहा से ढिलमुल के रास्ते माकन तक होता था। इसमें मेलुहा का अर्थ सैंधव क्षेत्र, मेलुहा का जो अर्थ है इसका सैंधव क्षेत्र, ढिलमुल का अर्थ जो है यह बहरीन था और माकन का अर्थ मकरान से लगाते हैं। जबकि हड़प्पा कालीन मुद्रा या मुहर जो थी वह सेलखड़ी मिट्टी की बनी हुई थी और यह चौकोर होती थी। यद्यपि लोथल से गोलाकार ईरानी मुद्रा तथा मोहनजोदड़ो से आलमगीरपुर से बेलनाकार मुहर भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा काल के लोग बाट का प्रयोग करते थे, जो कि उनका बाट 16 के गुड़ज में बटे हुए थे। हड़प्पावासी सूती वस्त्र, मसाला, लकड़ी, हाथी का दांत आदि निर्यात करते थे। जबकि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम चांदी धातु का प्रयोग किया था। हड़प्पावासी तांबा, कांसा, चांदी और सोना से परिचित थे, किंतु लोहे से परिचित नहीं थे। तो यह भी प्रश्न बनता है कि हड़प्पावासी किससे परिचित नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। तो हड़प्पा कालीन जो थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था? तो चलिए धार्मिक जीवन के इस बारे में देखते हैं। हड़प्पा के लोग मूर्ति पूजक थे, किंतु किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। वह मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जबकि मोहनजोदड़ो से 3 सिर वाले योगी की प्रतिमा मिली है, जिसे मार्शल महोदय ने इसको आदि शिव का रूप बताया है। मोहनजोदड़ो में हमें पशुपति पूजा, जल पूजा एवं नाग पूजा होती थी, इसके प्रमाण मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से हमें वृषभ यानी बैल मुद्रा भी प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी जो थे वह पीपल, नीम, तुलसी व कीकर की पूजा भी करते थे। इसके अलावा हड़प्पावासी जादू टोना, भूत प्रेत अर्थात अंधविश्वास में आस्था रखते थे। और पशुओं में ये लोग एक श्रृंगी बैल या कुबड़ वाले बैल की पूजा किया करते थे। एक श्रृंगी बैल यानी जो बैल था उसकी एक सींग थी और जो उसका कुबड़ वाला जो बैल था उसकी पूजा किया करते थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक सील पर पीपल की डाली पर बैठे हुए
देवता को दिखाया गया है। एक डाल है और उस पर पीपल की डाल और उस पर एक देवता बैठे हुए हैं। और हड़प्पा से जो एक मिली है एक मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे हड़प्पावासी उर्वरा की देवी या शक्ति की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। और हड़प्पा से लिंग व मोहनजोदड़ो से यौन के प्रमाण भी मिले हुए हैं, अर्थात हड़प्पावासी शिव की पूजा किया करते थे। और आगे देखते हैं सिंध सभ्यता से प्राप्त धातु एवं उसके स्थान, यानी सिंध सभ्यता से कौन कौन सी धातुएं और वह धातुएं कहाँ कहाँ से मिली हुई हैं। तो जैसे तांबा है, तांबा जो मिला है, या खेतड़ी जो कि राजस्थान में स्थित है, और बलूचिस्तान से हमें तांबा मिला है। लाजवर्त मणि जो मिली है वह बदख्शा जो कि अफ़गानिस्तान में स्थित है वहाँ से मिली है। और फिरोजा और टिन जो मिला है वह ईरान से मिला है। चांदी जो मिला है वह राजस्थान की जावर खान, अजमेर और अफ़गानिस्तान से चांदी की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा सोना जो मिला है वह अफ़गानिस्तान से, कर्नाटक से और मैसूर से हमें सोना मिला हुआ है। इसके बाद है सेलखड़ी। सेलखड़ी भी राजस्थान से, बलूचिस्तान से और गुजरात से सेलखड़ी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा सीसा है। सीसा जो मिला है वह अजमेर में है, अजमेर से और अफ़गानिस्तान से हमें सीसा प्राप्त हुआ है। शिलाजीत जो कि हिमालय से, और गोमेद जो है यह गुजरात से प्राप्त हुई हैं। और सैंधव सभ्यता के विनाश के कारण, यानी सैंधव सभ्यता का पतन कैसे हुआ और किन किन विद्वानों ने कौन कौन से अपने मत बताए हैं। जैसे मार्शल मैके एवं एस.आर. राव ने सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को बताया है, जबकि जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता को सैंधव सभ्यता के पतन का कारण बताया है। और कैनेडी महोदय ने कहा है कि सैंधव सभ्यता में महामारी फैल गई थी जिससे लोग मर गए और सैंधव सभ्यता का विनाश हो गया। और गार्डन चाइल्ड व्हीलर महोदय ने बताया है कि आर्यों का आक्रमण एवं वाह्य आक्रमण, यानी आर्य लोग सैंधव सभ्यता पर आक्रमण किए और वहाँ पर अपना अधिकार कर सैंधव सभ्यता का विनाश कर दिए। जबकि यम दिमित्रेव बताते हैं कि अदृश्य गाज सैंधव सभ्यता के पतन का कारण था। और जबकि एम.आर. साहनी और लैम्ब्रिक डेल ने बताया है कि भूतात्विक परिवर्तन जो है यह सैंधव सभ्यता के पतन का कारण है। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, यह ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो आप ध्यान से इसको लेक्चर को सुनेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू।